एपिसोड 131 टू 140। अध्याय 131 095 भावुक किशोरी असली राजकुमारी _2। वह आदमी हंसा और सूजियुवान के पास आकर बैठ गया और डायरेक्टर झाओ द्वारा दिया गया वाइन का गिलास ले लिया। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और एक ही बार में 3 गिलास गटक गया, बिना उसके गालों पर जरा भी लालिमा आए। यूनिया मन ही मन उसकी शराब पीने की क्षमता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए और साथ ही उसने इस मौके का फायदा उठाकर उस आदमी का बारीकी से जायजा लिया। वह 30 साल से कुछ ज्यादा उम्र का लग रहा था। उसने एक शानदार सूट पहना हुआ था, उसके चेहरे के भाव आकर्षक थे, उसका शांत और संयमित व्यवहार एक विशिष्ट आभा बिखेर रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसकी बाईं कलाई पर बंधी कैसियो पुरुषों की घड़ी की रोशनी उस पर पड़ी, जिससे एक शांत, शालीन और शिष्ट व्यक्तित्व का आभास हुआ। जैसे ही यूनिया ने उसका मूल्यांकन किया, उस आदमी ने अचानक उसकी ओर देखा। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जो लगभग अवचेतन रूप से अपनी एक आंख खींच रही थीं। लड़की को घूरते हुए पकड़े जाने पर जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वह बस हल्के से, गर्मजोशी से और उज्ज्वल मुस्कान दे गई। पेई जिंगहोंग क्षण भर के लिए अचंभित रह गया, फिर उसने यूनिया को हल्का सा सिर हिलाया। बूढ़े पेई, मैं आपको परिचय कराता हूँ। निर्देशक सू कुछ कहने ही वाले थे कि पेई जिंगहोंग ने हाथ से इशारा किया। मुझे अनुमान लगाने दो, उसने कहा। उसकी निगाहें यूनिया के चेहरे पर घूम रही थी, उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। निर्देशक द्वारा इतनी दूर तक जाने के लिए सनसनीखेज डॉक्टर निक्स के अलावा मैं किसी अन्य व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकता। ये टिप्पणी एक तरह से यूनिया के लिए एक छिपी हुई प्रशंसा थी। जहां अन्य लोग अभिभूत हो सकते थे, वह एक पहाड़ की तरह शांत बनी रही। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और वह हल्के से हंसी। उपराष्ट्रपति पेई मेरी चापलूसी करते हैं? निदेशक सू ने पूछा। मैंने अभी तक परिचय नहीं कराया है, आपको कैसे पता चला कि वह उपाध्यक्ष हैं? यूनिया ने नजरें उठाईं और मुस्कुराईं। मैंने बहुत समय पहले सुना था कि आपके अस्पताल के उपाध्यक्ष एक आकर्षक सज्जन हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे देश के सबसे युवा तंत्रिका विज्ञान विशेषज्ञ हैं। आज उन्हें देखकर उनकी प्रतिष्ठा वाकई काबिले तारीफ है। पेई जिंगहोंग ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उसकी निगाहें लड़की के चेहरे पर दिलचस्पी से टिकी रहीं। तुम्हारी तुलना में मैं शायद ही उल्लेख के लायक हूँ। यूनिया केवल मुस्कुराए, न तो सहमत हुई और न ही असहमत। व्यंजन जल्दी से परोसे गए। यूनिया मसालेदार खाना नहीं खा सकती थी और उसने मुश्किल से ही कुछ छुआ। निर्देशक सू कुछ शर्मिंदा हुए और काश उन्होंने सिचुआन का रेस्टोरेंट न चुना होता। पेई जिंगहोंग ने वेटर को बुलाया। 3 व्यंजनों वाला टोफू सूप लाओ। फिर मुस्कुराते हुए यूनिया की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, यहाँ का सूप बहुत अच्छा है, हल्का और पौष्टिक। तुम्हें इसे जरूर आजमाना चाहिए। विचारशील और चौकस, वह वास्तव में उस प्रकार का आदमी था जो आसानी से एक महिला के दिल को छू लेता था। खाने के बाद निर्देशक सू ने निर्देशक झाओ से यूनिया को घर छोड़ने का इंतजाम किया, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि टैक्सी ही काफी होगी। तभी पीछे चल रहे पेई जिंगहोंग ने अचानक पूछा, आप कहाँ रहती हैं? यूनिया ने अपने आवासीय परिसर का नाम बताया और पेई जिंगहोंग ने अपनी सूट जैकेट को बांह पर लपेटते हुए उसके पास से बाहर निकलते हुए कहा, मैं घर जाते समय उस क्षेत्र से गुजरूंगा, मेरे साथ चलो। यूनिया एक पल के लिए झिझकी, जबकि निर्देशक सू उसके बगल में मुस्कुराते हुए बोले, डॉक्टर निक्स, ओल्ड पेई को आपको लिफ्ट देने दीजिए। अस्पताल में कई महिला डॉक्टरों और नर्सों को यह इलाज नहीं मिलता। आज आप सचमुच भाग्यशाली हैं। ये कहकर वह और निर्देशक झाओ हंसते हुए चले गए। जल्द ही एक चमकदार काले रंग की मर्सिडीज सेडान उसके पास आकर रुकी। यूनिया ने अपने होंठ भींचे और पीछे की सीट पर चढ़ गई। पेई जिंगहोंग ने रियरव्यू मिरर पर नजर डाली और अपने होंठ मोड़ लिए। कार धीरे धीरे यातायात में शामिल हो गई। शहर के दृश्य की बदलती रोशनी से बाहर की दुनिया पर उत्सवी चमक फैल गई। प्रोफेसर ली युआन ने मुझे बुलाया, पेई जिंगहोंग ने अचानक कहा। उन्होंने जिस गुरु का उल्लेख किया वह प्रोफेसर ली युआन थे। पेई जिंगहोंग ने आगे कहा, यहाँ का माहौल विदेश से अलग है। आपके लिए बेहतर यही है कि आप कम चर्चा में रहें और अपनी गोपनीयता बनाए रखें। यह आपके लिए फायदेमंद है। एक बार जब आप यहाँ अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर लेंगे तो सार्वजनिक रूप से सामने आने में देर नहीं लगेगी। यूनिया ने अपने होंठ थोड़े से झुकाए। मैं भी यही सोच रही हूँ। यात्रा के बीच में यूनिया ने अचानक पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं आसपास बिल्ली का खाना कहाँ से खरीद सकता हूँ? पेई जिंगहोंग ने एक क्षण सोचा। मैं एक जगह जानता हूँ, लेकिन वह थोड़ी दूर है। यूनिया मुस्कुराई। आप मुझे बस पता दे दीजिए, जब मेरे पास समय होगा मैं चली जाऊंगी। पेई जिंगहोंग ने अगले चौराहे पर कार मोड़ दी। इस परेशानी की कोई जरूरत नहीं है और आप शायद इसे खुद नहीं ढूंढ पाएंगे। दरअसल पालतू पशुओं के भोजन की दुकान एक प्लाजा के बेसमेंट तल पर एक कोने में छिपी हुई थी और उसे ढूंढ पाना कठिन था। बिल्ली का खाना खरीदने के बाद वापस आते समय पेई जिंगहोंग ने पूछा, क्या आप बिल्ली पालते हैं? यूनिया मुस्कुराई। मैंने एक आवारा बिल्ली पाल ली है और उसे पालना चाहती हूँ। लड़की ने ये शब्द बोलते समय एक शुद्ध चमक बिखेरी। कार आवासीय परिसर के सामने रुकी। यूनिया ने दरवाजा खोला और बाहर निकली। उसने कार में बैठे पेई जिंगहोंग की ओर हाथ हिलाकर कहा, अलविदा उपराष्ट्रपति पेई। पेई जिंगहोंग ने आखिरी बार उस पर नजर डाली। उसका खूबसूरत चेहरा रोशनी और छाया के खेल में रुक रुक कर उभर रहा था। रात की हवा में उसका दुबला पतला शरीर और भी नाजुक लग रहा था। उसकी पोशाक अंधेरे में खिले हुए लिली के फूल की तरह धीरे धीरे लहरा रही थी। उसकी खुशबू शांत और परिष्कृत थी। आंखें मूंदकर उसने चुपचाप अपना सिर घुमाया और गाड़ी चलाकर चला गया। अध्याय 132 095 भावुक किशोरी असली राजकुमारी _3। यूनिया ने कार जिस दिशा में गई थी उस ओर देखा, मुस्कुराए और आवासीय परिसर की ओर चलने के लिए मुड़ने से पहले अपने होठों को चिपका लिया। आंटी डाई लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थीं। जब उन्होंने यूनिया को वापस आते देखा तो जल्दी से पूछा, खाना खा लिया? मैं तो खाना खा चुकी हूँ। ये कहकर उसने अपने जूते बदले और ऊपर चली गई। यूनिया ने अपने कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला, लेकिन आह जीव बालकनी में नहीं थी।
यूनिया ने बिल्ली के खाने का एक पैकेट निकाला और धीरे से पुकारा, आह जीव, खाने का समय हो गया है। अगले ही पल ऊपर से एक परछाई गिरी और आह जीव फुर्ती से उसकी बाहों में कूद गई और प्यार से उसके गाल को सहलाने लगी। यूनिया मुस्कुराई, क्या तुम उस घाव के ठीक होने के बाद भी इधर उधर उछल कूद कर रहे हो? ये रहा बिल्ली का खाना जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, तुम जरूर भूखे मर रहे होगे। बिल्ली के खाने का थैला पकड़े आजीव उसे बड़े चाव से कुतर रहा था, मानो किसी भूखे भूत का पुनर्जन्म हुआ हो। यूनिया ने उसके बर्फ जैसे सफेद फर को सहलाया और मेज पर रखा अपना कंप्यूटर चालू करने के लिए उठ खड़ी हुई। सबसे पहले उसने प्रोफेसर बर्ड के साथ अपनी नियमित वीडियो कॉल की। स्क्रीन पर म्याऊ म्याऊ का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया, जो खुशी से यूनिया की ओर हाथ हिला रहा था। यूनिया के होठों पर एक गर्म मुस्कान आ गई, उसकी उंगलियां कंप्यूटर स्क्रीन को छू रही थीं, मानो उसके माध्यम से वह उसकी गर्म त्वचा को महसूस कर सकती हो। म्याऊ म्याऊ ने उत्साह से उसे अपनी कैलकुलस नोटबुक और अपना नवीनतम हस्तनिर्मित मॉडल दिखाया। यूनिया ने उसे अंगूठा दिखाया। म्याऊ म्याऊ शर्माते हुए मुस्कुराया, फिर अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगा और फिर उसे यूनिया को दिखाने के लिए स्क्रीन के सामने रख दिया। याया, प्रोफेसर ने आज मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद एक स्माइली चेहरा। यूनिया ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ते हुए कहा, प्रोफेसर की बात सुनो और अकेले मत भागो, ठीक है? यून म्याऊ ने जोर से सिर हिलाया, फिर निराशा से उसका सिर थोड़ा झुक गया। उसने फिर लिखा, याया, तुम कब वापस आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। यूनिया की आंखें थोड़ी नम थीं और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जल्द ही, जैसे ही मैं घर की सारी चीजें व्यवस्थित कर लूंगी, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ये पहली बार था जब दोनों इतने लंबे समय के लिए अलग हो गए थे। यूनिया के जाते ही उसे उसकी याद आने लगी। यदि संभव हो तो वह भी म्याऊ म्याऊ को अपने पास रखना चाहेगी, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उसे कुछ समय के लिए अलगाव सहना होगा। म्याऊ म्याऊ से आधे घंटे तक बातचीत करने के बाद दोनों ने अनिच्छा से अलविदा कहा। यूनिया ने लॉग आउट कर दिया। नीचे दाएं कोने में चैट बॉक्स अचानक चमकने लगा। यूनिया ने उस पर क्लिक किया। अरे मास्टर, क्या आप देश लौट आए? कौन सी फ्लाइट? आपको मिस न करने के लिए मैं लगभग रोज फ्लाइट चेक कर रहा हूं और एयरपोर्ट भाग रहा हूं। यूनिया ने एक क्षण सोचा, फिर कीबोर्ड पर टाइप किया और एक लाइन भेज दी, मैं पहले ही लौट चुका हूं। रोते गुरुजी, आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? क्या आपको पता है कि मैं कब से आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं बड़ा आदमी हूं और तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। बस मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। दीक्षा का उपहार अभी भी देना बाकी है ना? यूहा ने आह भरी, मैं जियांगजू में हूँ। काफी देर तक दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या वे नाराज थे या किसी और काम में व्यस्त थे? यूनिया ने ज्यादा चिंता नहीं की और नहाने के लिए उठ गई। नहाने के बाद जब वह वापस आई तो देखा कि चैटबॉक्स दूसरे व्यक्ति के संदेशों से भरा पड़ा है। माफ करना मास्टर, हमारे छात्रावास के नीचे एक लड़की ने अपना अपराध स्वीकार किया था। ये बहुत ही विस्फोटक था। आपको नहीं पता आजकल की लड़कियां कितनी साहसी होती हैं। क्या जियांगजू? गुरु, आप इतनी दूर क्यों हैं? रो रही हूँ, आपसे मिलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यूनिया ने उत्तर दिया, ये वह जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। तो मास्टर जियांगजू से हैं? हे, अब मैं आपके बारे में थोड़ा और समझ गया हूँ। मास्टर जरूर सौम्य स्वभाव और उत्तम रुचि वाले व्यक्ति होंगे। हे, आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार है। यूनिया हैरान रह गई। क्या उसकी आवाज मर्द जैसी थी? मैं अब सोने जा रहा हूँ, शुभ रात्रि। यूनिया ने लापरवाही से कंप्यूटर बंद कर दिया। हजारों किलोमीटर दूर किसी की निराशा स्पष्ट थी। मास्टर, शुभ रात्रि। सुजीवान घर लौटा तो देखा कि श्रीमती सु, जो लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी, उसका ब्रीफकेस लेने के लिए उठी। उस पर शराब की गंध पाकर उन्होंने थोड़ा भौहें चढ़ाई और पूछा, तुम्हारे मुंह से शराब की इतनी तेज गंध क्यों आ रही है? सु जीवान ने ऊपर की ओर देखा, क्या बच्चा अभी तक घर आया है? लेडी सु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उसने पहले फोन करके बताया था कि उसे बास्केटबॉल क्लब में प्रशिक्षण लेना है और वह देर से आएगी। सु जीवान ने सिर हिलाया, पास आकर सोफे पर बैठ गया। श्रीमती सु ने उसके लिए एक कप चाय डाली और उसकी सिकुड़ी हुई भौं देखकर पूछा, आज तुम किससे मिले? डॉक्टर निक्स। श्रीमती सु एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो गई। वह डॉक्टर निक्स जो हृदय संबंधी हस्तक्षेप करते हैं? सु जीवान ने सिर हिलाया, ये सही है। उन्होंने हाल ही में एक सफल कॉम्पोजिट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। पूरे चिकित्सा जगत में इसकी चर्चा हो रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उनसे मिलेंगे। उत्सुकतावश श्रीमती सु ने जल्दी से पूछा, वह कैसी हैं? डॉक्टर निक्स कैसी दिखती हैं? उनकी उम्र कितनी है? अध्याय 133 095 भावुक किशोरी असली राजकुमारी _4। अपनी मूर्ति को देखते हुए किसी की तरह उत्तेजित आंखों की जोड़ी देखकर सुजीवान अवाक रह गया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसने सोचा और अपने शब्द निगल लिए। इसके बजाय उन्होंने पूछा, मुझे याद है कि जी परिवार को थोड़ी सी याद आई थी, है ना? श्रीमती सु अचंभित रह गईं। उन्होंने ध्यान से सोचा और बोली, लगता है कोई था। श्रीमती सु ने आंखें सिकुड़कर बीते सालों की यादों को टटोला। मिस जी ने उस साल जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की, और इससे काफी हलचल मच गई। सब उनकी खुशकिस्मती से ईर्ष्या करते थे, लेकिन जब पता चला कि उनका बेटा जन्म से ही गूंगा बहरा था तो खुशी गम में बदल गई। मैं उस समय विभागाध्यक्ष थी और उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके मुझे उसकी जांच करने के लिए बुलाया। बच्चा वाकई बहुत सुंदर था। अफसोस है कि वह विकलांगता के साथ पैदा हुआ। उन्होंने सहानुभूति में सिर हिलाया। श्रीमती सु ने आगे कहा, दूसरी ओर वह बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी। मिस जी उसे अस्पताल भी ले गई ताकि पता चल सके कि उसके दिमाग में कोई गड़बड़ तो नहीं है, और उन्होंने पाया कि उस बच्ची का IQ उसके साथियों से कहीं ज्यादा था। सचमुच एक छोटी सी प्रतिभा। उस जमाने में मिस जी अपनी बेटी को गर्व से गोद में लिए घूमती थी, इस डर से कि कहीं लोग उनकी बेटी की प्रतिभा को न पहचान लें।
लेकिन मुझे कहना होगा, मैंने उस बच्ची को पहले भी देखा है। उसकी फुर्ती और फुर्ती वाकई दुर्लभ थी, उसकी माँ के तीखे और भड़कीले अंदाज से बिल्कुल अलग। ये बच्ची बहुत ही संयमी और शालीन थी। उसके चेहरे को देखकर ही पता चल जाता था कि उसका भविष्य असाधारण है। कितने अफसोस की बात है जी, परिवार अब कहाँ है? सू जियुवान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर जुड़वां बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? श्रीमती सू ने एक क्षण सोचा और कहा, उनकी उम्र लगभग 15 या 16 होगी। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? सू जियुवान ने अपनी जांघ पर थपकी दी, ये सही है, सब कुछ मेल खाता है। मुझे पता था कि वह चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? श्रीमती सू ने उत्सुकता से पूछा। सू जियुवान ने हाथ हिलाते हुए कहा, इतने सवाल मत पूछो, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसी समय एक छोटा लड़का बास्केटबॉल लेकर अंदर आया और मुस्कुराते हुए पूछा, माँ और पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अपने बेटे को देखकर श्रीमती सू तुरंत मुस्कुराते हुए उसके पास गईं और उसकी बास्केटबॉल पोशाक को देखकर, जिसमें उसके हाथ और पैर खुले हुए थे, अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुमने ठंड से बचने के लिए ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं? वह छोटा लड़का सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए था, लंबा और दुबला पतला था और देखने में सौम्य और सुसंस्कृत लग रहा था। वह बिल्कुल सोफे पर बैठे सू जियुवान जैसा लग रहा था। अपनी माँ का सवाल सुनकर उसने होठों पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान बिखेरी और कहा, मैं घर भाग आया, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। श्रीमती सू खुद को रोक नहीं पाई और बोली, सर्दी लगने का यही सबसे आसान तरीका है। जल्दी से गर्म पानी से नहा लो और अपने कपड़े बदल लो। बास्केटबॉल और अपना बैग लेकर सू जुन तेजी से ऊपर की ओर चला गया। बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर निकलते ही स्कूल खाली हो चुका था, केवल बिखरी हुई स्ट्रीट लाइटों की मंद रोशनी थी। ठंडी हवा चलने लगी, जिससे उसके शरीर की अधिकांश गर्मी तुरंत ही खत्म हो गई। उसके साथियों ने एक एक करके उसे विदाई दी। अपनी साइकिल ढूंढकर वह उसे धीरे धीरे स्कूल के बाहर की ओर धकेलने लगा। अकेले में, विशेषकर रात की गहरी खामोशी में, सोचने का अच्छा समय था। दिन में वह चुपके से लाइब्रेरी में जांच करने गया था। पिछली रात उसकी जो हालत हुई थी, वह एक सामान्य शारीरिक घटना थी, जो किशोरों में आमतौर पर होती है। उसे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने चुपके से सू जून से भी पूछा था, जिसने उसे बताया कि यह सामान्य है और बताया कि 13 साल की उम्र में उसने खुद भी ऐसा अनुभव किया था। सू जून ने उसे बुढ़िया कुंवारा कहकर चिढ़ाया, उसके दाहिने हाथ पर अर्थपूर्ण नजर डाली, और जब तक उसे समझ आया कि सू जून का क्या मतलब है, तब तक वह इतना गुस्से में आ चुका था कि उसने उसे बेशर्म कह दिया। अचानक सू जून ने उसकी गर्दन के चारों ओर एक हाथ लपेटा और मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा, मुझे बताओ, क्या तुम किसी लड़की से गुप्त रूप से प्यार करते हो? उस वक्त तो वह घबरा गया। सवाल तो बिल्कुल सामान्य था, पर उसे लगा जैसे किसी ने उसके निजी मामले को छेड़ दिया हो, जिससे वह झुंझलाहट से लाल हो गया। उसने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? सू जून ने भौहें चढ़ाईं, बकवास? तो बताओ, तुम किसके बारे में सपना देख रहे थे? मुझे मत बताना कि तुमने अपनी माँ के बारे में सपना देखा, यह एक असली मजाक होगा। उसने किसका सपना देखा था? एक प्यारा और शालीन चेहरा अचानक उसके जहन में उभर आया। उसकी याद कुछ धुंधली सी हो गई थी, पर दिल की गहराइयों में इतनी साफ उतर गई थी कि जब भी उसे उसकी याद आती, उसकी सांसें थमसी जाती। वह रहस्य जिसे बताने में उसे सबसे अधिक शर्म आती थी। यदि वह बताया जाता तो सू जून को लगता कि वह एक विकृत व्यक्ति, एक पीडोफाइल है। अचानक उसे उस लड़की का ख्याल आया जो उसे एक दिन पहले गली में मिली थी, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे नहीं पता। खेल के मैदान पर युवक का चेहरा शांत था, जिससे दूर से ही मोहित लड़कियां चीखने लगी, फिर भी उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह अंदर से कितना घबराया हुआ और असहाय महसूस कर रहा था। चश्मे के पीछे सू जून की आंखों में एक धूर्तता भरी नजर झलक उठी। क्या यह उस दिन गली वाली लड़की है? कितनी बुरी बात है, मैंने उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा, और तुम इतने सुरक्षात्मक थे मानो तुम्हें डर हो कि मैं उसे चुरा लूंगा। यान सोंग अचानक भाग गया, सू जून की बेपरवाही से उसके पीछे दौड़ते हुए। वह खेल के मैदान में ऐसे दौड़ रहा था मानो कभी थका ही न हो। उसका गठीला और सीधा शरीर सभी लड़कियों की नजरों में एक अद्भुत नजारा था। अध्याय 134 095 भावुक किशोरी असली राजकुमारी _5। अंततः वह जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें नीले आकाश पर टिकी थीं। हौंकते हुए उसने अपने दांत भींचे और अचानक एक नाम बोल दिया। सू जून ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना, केवल एक अस्पष्ट ध्वनि सुनी और पूछने से खुद को रोक नहीं सका, क्या आपको दांत में दर्द हो रहा है? भाड़ में जाओ। जब वह उस गली से गुजरा तो यान सोंग रुक गया। गली अंधेरी और अथाह थी, एक खाई की तरह लग रही थी जो लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। यान सोंग ने अपनी आंखें नीची कर ली। वह कुछ उदास लग रहा था। लंबा किशोर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, मंद रोशनी उस पर एक नर्म रोशनी डाल रही थी, फिर भी वह अकेला और अलग थलग दिखाई दे रहा था। घर वापस आकर यान नानमो अध्ययन कक्ष में काम निपटा रही थी। जूंग जियुए फोन पर थी, शायद अपनी दादी से। उसे वापस आते देख वह मुस्कुराए। यान सोंग अपने कमरे में वापस आया, अपना बैग सोफे पर फेंका और बिस्तर पर लेट गया। इसके तुरंत बाद यान के ने दरवाजे से अपना सिर झांका। भाई, तुम वापस आ गए? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। यान के अंदर आया, मेज के सामने कुर्सी पर बैठ गया और बिस्तर की ओर देखने लगा। भाई, पिछले कुछ दिनों से तुम ठीक नहीं लग रहे हो। माँ तुम्हारी चिंता करेगी, ये सोचकर कि किसी ने तुम पर जादू कर दिया है, उसने आंखों में हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अभी भी चुप, लंबा युवक सफेद कंबल में धंस गया, जिससे बिस्तर तंग लगने लगा। एक ही माँ से पैदा हुए भाई, फिर भाई इतना लंबा कैसे हो गया? क्या उसने मुझे बिना बताए चुपके से कोई हार्मोन खा लिया? यान के ने नाराजगी से सोचा। मुझे आपको कुछ बताना है, पर सोमा ने तय किया है कि हम यून परिवार के भोज में शामिल होंगे और वह चाहती हैं कि हम चारों चलें। यान सोंग की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ को यून परिवार के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है।
मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना कि वह लेडी यून से भिड़ना चाहती हैं, सिस्टर यूनिया को ढूंढना चाहती हैं, जो 10 सालों से छिपी हुई है और उसे ये भी नहीं पता कि वह जिंदा है या मर गई। किशोरी का शरीर एकदम से अकड़ गया। ये देखकर यान के होंठ थोड़े मुड़े। अरे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ इतने सालों बाद भी सिस्टर यूनिया को याद रखेंगी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, माँ ने कहा था कि वह सिस्टर यूनिया को अपनी धर्मपुत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी एक बहन हो सकती थी। बहन यूनिया बचपन में बहुत सुंदर थी, मुझे लगता है परियों की कहानियों की राजकुमारियों से भी ज्यादा सुंदर। जब मैं छोटा था तब से वो मेरी देवी रही हैं। 10 साल हो गए हैं, मुझे नहीं पता कि अब वो कैसी दिखती हैं, लेकिन एक बात तो तय है, वो जरूर एक बेहद खूबसूरत महिला होंगी। यान के बड़बड़ाता रहा, उसकी आवाज में एक अदम्य इच्छा और प्रत्याशा भरी हुई थी। यान सॉन्ग को अभी भी उदासीन देखकर यान के को महसूस हुई और उसने अपने होंठ भींच लिए। मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें सिस्टर यूनिया कभी पसंद नहीं आई। तुम जा सकती हो या नहीं, तुम्हारी मर्जी। ये शब्द कहकर वह उठकर बाहर चला गया। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। यान सोंग अचानक बिस्तर से उठ बैठा और चिढ़कर अपने बालों में उंगलियां फिराने लगा। आह, मैं पागल हो रहा हूँ। उस दिन यूनिया और जी डाई खरीदारी करने के लिए जियांगजो के सबसे बड़े मॉल में गए। जी डाई ने अपने बगल में चल रही यूनिया पर नजर डाली। मैंने देखा कि तुम बिना कपड़े लाए वापस आ गई। अब खरीदारी करने जाने का समय हो गया है। तुम्हारी उम्र की लड़कियों को सुंदर कपड़े पहनने चाहिए, जैसे वसंत में फूल खिलते हैं। यूनिया ने जी डाई का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक कहावत है कि महिलाएं उसी के लिए तैयार होती हैं जो उन्हें खुश करता है। मैं किसके लिए तैयार हो रही हूँ? आंटी डाई ने तुरंत जवाब दिया, जरूर मेरे लिए तैयार हो जाओ। और तुम इतनी सुंदर हो कि बहुत सारे लड़के तुम्हारे पीछे पड़े होंगे। और क्या कोई क्रश है? उन्हें वापस लाओ, आंटी डाई देख लेंगी। यूनिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आंटी डाई, मैं केवल 15 साल की हूँ, क्या इस बारे में बात करना अभी जल्दबाजी नहीं होगी? आंटी डाई हंसी और उसका हाथ थपथपाया। आंटी डाई बस मजाक कर रही हैं। इस दुनिया में मेरी जवान औरत के लिए कोई भी आदमी अच्छा नहीं है। डेलिन टाइम्स स्क्वायर एक विशाल एकीकृत मॉल है जो मनोरंजन और खरीदारी का एक अनूठा संगम है। यहाँ जियांगजो का सबसे बड़ा सिनेमा और फूड कोर्ट भी है और साथ ही कई प्रसिद्ध घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भी मौजूद हैं। चैनल में आपका स्वागत है। स्टोर में प्रवेश करने पर महिला कर्मचारियों ने उनका सम्मानपूर्ण मधुरता से स्वागत किया। अंदर आई लड़की को देखकर स्टाफ की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने इस स्टोर में हर तरह की खूबसूरत औरतें देखी थी, फिर भी इतनी खूबसूरत और प्रभावशाली आभा वाली लड़की को पहली बार देखा था। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? यूनिया की नजर तेजी से इधर उधर घूमी और वह हल्के से बोली, एक भोज के लिए शाम का गाउन। जरूर, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। एक लग्जरी स्टोर से जैसी उम्मीद थी, सेवा भी बेहतरीन थी। वेटिंग एरिया में सोफे पर बैठते ही कर्मचारी जल्दी से 2 कप गर्म पानी ले आए। कृपया आनंद करो, यूनिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब परिचारिका काफी दूर चली गई तो जीडाई ने फुसफुसाते हुए पूछा, तुम्हें गाउन की क्या जरूरत है? अध्याय 135 095 भावुक किशोरी असली राजकुमारी _6। यूनिया ने दरवाजे की ओर एक सहज नजर डाली, तभी 2 युवा लड़कियां हाथों में हाथ डाले अंदर आईं। बहुत अंतरंग लग रही थीं। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। जरूर, मैं डिनर पार्टी में जा रही हूँ। जी डाई ने भौहें चढ़ाई और सोचा, यूनिया अभी अभी देश लौटी है, जियांगजो में वह किसे जानती होगी। वह और अधिक पूछना चाहती थी, लेकिन यूनिया ने एक डिस्पोजेबल कप उठाया और एक घूंट पी लिया। जल्द ही एक महिला दुकान सहायक एक ट्रॉली के साथ आई, जिसमें यूनिया के लिए चुनने के लिए गाउन की एक आकर्षक श्रृंखला लटकी हुई थी। यूनिया की निगाहें गाउन पर पड़ी और सहायक ने मुस्कुराते हुए स्कर्ट पर फूलों की पंखुड़ियों से सजी एक नीली मुलायम पोशाक निकाली, जो बेहद शानदार और आकर्षक लग रही थी। ये हमारे चैनल ब्रांड के तहत एक प्रसिद्ध डिजाइनर का नवीनतम काम है। नीला रंग स्वप्निल है और कमर का डिजाइन आपके फिगर को पूरी तरह से प्रदर्शित करेगा। स्कर्ट पर फूलों की पंखुड़ियां न केवल दृश्य प्रभाव को बढ़ाती हैं, बल्कि आपके ताजा स्वभाव को भी पूरी तरह से निखारती हैं। सहायक ने इसे पेश करते हुए कहा। जी डाई को लगा कि यह अच्छा है। वाह, इसे पहन कर देखो। यूनिया ने अपना सिर हिलाया और सीधे एक सफेद शाम की पोशाक चुन ली। मैं ये ले लूंगी। यह अच्छा था, लेकिन थोड़ा परिपक्व लग रहा था। सहायक ने तुरंत तारीफ की, मिस का स्वाद बहुत अच्छा है। यह इस साल हमारे स्टोर का सबसे नया डिजाइन है, अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर फिलिंडा की एक उत्कृष्ट कृति। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही पीस है। यूनिया ने गाउन लिया और फिटिंग रूम में प्रवेश किया। इस समय दोनों लड़कियों ने दुकान सहायक के हाथों में नीली पोशाक देखी। आकर्षक चेहरे वाली लड़की ने पोशाक की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इसे ले लूंगी। उन्हें देखकर सहायक ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस सॉन्ग, मिस कांग। जीवंत लड़की ने पोशाक को अपने पास रखते हुए अपने पास खड़ी छोटे बाल वाली लड़की से खुशी से पूछा, आह जियान, क्या ये सुंदर नहीं है? उसके गोरे चेहरे पर कानों तक लंबे छोटे बाल और साफ काली आंखें, उसकी नाजुक नाक और हल्के पीले होंठ उसे एक नाजुक सुंदरता प्रदान करते थे, जो दया की भावना पैदा करते थे। वह अपने होठों को भींचकर मुस्कुरा रही थी, मानो सूर्य की रोशनी में कोई लिली खिल रही हो। ताजगी भरी और कोमल, देखने लायक दृश्य। हाँ, ये बहुत सुंदर है येरेन। ये पोशाक तो मानो तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। सोंग येरेन खुशी से हंस पड़ी। तो मैं कल यही पहनूंगी। मैं सबको चौंका दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुमसे ज्यादा चमक नहीं पाऊंगी, जन्मदिन की स्टार। हे। लेकिन आह जियान, क्या तुम्हें कुछ पसंद है? मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। युवा लड़की ने बहुत आज्ञाकारी भाव से अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मेरी माँ ने मेरे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सोंग येरेन आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। आह जियान, तुम्हारी माँ तुम्हारे प्रति बहुत अच्छी है।
कांग जिनशियान ने होंठ भींचे मुस्कुराकर कहा, इस दुनिया में कौन सी माँ अपने बच्चों के प्रति अच्छी नहीं होती। सोंग यिरेन ने सिर हिलाया, ये सच है। वह फिटिंग रूम की ओर जाने वाली थी। जीदाई ने दोनों लड़कियों को बातें करते और हंसते हुए ठंडेपन से देखा। पहले तो उसे लगा कि छोटे बालों वाली लड़की थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन जब तक उसने उसे आसियान कहते नहीं सुना तब तक वह उसे पहचान नहीं पाए। अचानक उसे याद आया, कांग जिनशियान न सिर्फ उस बेशर्म मालकिन कांग जिनसे की छोटी बहन थी, बल्कि उस बुजुर्ग यूशु की दत्तक पुत्री भी थी। जब याया विदेश में कष्ट झेल रही थी, तब वह हकीकत में उन सभी चीजों का आनंद ले रही थी जो याया की होनी चाहिए थी। पाह, सच में एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं। यूनशु की तरह वह कांग जिनसे की तरह एक लोमड़ी है। कांग जिनशियान ने महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा है, और उसने देखा कि एक अजीब अधेड़ उम्र की महिला खड़ी है। जब उसने उसकी तरफ देखा तो वह महिला पहले ही अपनी नजरें फेर चुकी थी। जब वह यून परिवार में आई तो जीदाई को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वह जीदाई को नहीं पहचान पाई और इस प्रकार उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। तभी फिटिंग रूम का दरवाजा अंदर से खुला और सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति बाहर निकला। कांग जिनशियान और सोंग यिरेन ने सहजता से देखा। बिना आस्तीन के पतले कपड़े से एक सुंदर और हल्की नेकलाइन और एक नाजुक हंसली उभरी हुई थी। युवा आकृति वाली छाती खिली हुई लिली की पंखुड़ियों से लिपटी हुई थी। पतली कमर को रेखांकित करने वाली केवल एक उंगली चौड़ी कमरबंद के साथ पारदर्शी कपड़ा नीचे की ओर लहराता हुआ फर्श पर लटक रहा था, जिससे लंबी सुडौल टांगें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। लड़की की पतली उंगलियां उसकी स्कर्ट को पकड़े हुए थीं और वह शान से चल रही थी, धुएं की तरह अलौकिक, एक सुंदर भ्रम की तरह जो देखने वालों के दिलों में गहराई से उतर गया। महिला सेल्स एसोसिएट की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये ड्रेस ऐसी लग रही है जैसे इसे आपके लिए ही बनाया गया हो। ये बहुत ही सुंदर है, हे भगवान। लड़की ने अपना सिर उठाया। उसके भूरे रंग के हल्के घुंघराले लंबे बाल थे। उसके नाजुक अंडाकार चेहरे पर उसकी विशेषताएं अति सुंदर और परिपूर्ण थीं। उसकी भौहें और आंखें मानो किसी बारीकी से बनाई गई पेंटिंग में सावधानी से खींची गई हों, एकदम सही छायांकित परिदृश्य बना रही थी। खासकर वे काली और चमकदार आंखें, जिनमें एक कोमल मुस्कान थी जिसने उसकी सुंदरता से उत्पन्न गहन विस्मय और सदमे को तुरंत दूर कर दिया, जिससे सभी को अविश्वसनीय रूप से सहजता का एहसास हुआ। अध्याय 136 095 भावुक किशोरी असली राजकुमारी _7। लड़की वहां चुपचाप खड़ी थी, अलौकिक और उत्कृष्ट, सौम्य और सुंदर, हर जोड़ी आंखों को गहराई से चकित कर रही थी। ये पोशाक वास्तव में यूनिया पर बहुत अच्छी लगी, जिसमें एक युवा लड़की की पवित्रता और ताजगी दोनों को शामिल किया गया था, जबकि एक महिला की कोमल सुंदरता को बरकरार रखा गया था, जिससे वह असाधारण रूप से आकर्षक बन गई थी। यूनिया बहुत संतुष्ट थी। उसे उम्मीद थी कि कल ये सबको आश्चर्यचकित कर देगा। सोंग येरेन ने अपने हाथों में पकड़ी छोटी सी ड्रेस को देखा और असंतुष्ट होकर होंठ फुला लिए। उसकी दमकती खूबसूरती इन अलौकिक ड्रेसों पर जंच नहीं रही थी। जैसे ही उसकी नजर इधर उधर गई, उसने कांग जिनशियान को एक तरफ खड़ा देखा, हल्की सी भौहें चढ़ाए, मानो किसी सोच में डूबा हुआ। उसने तुरंत उस ड्रेस की ओर इशारा किया जो लड़की ने पहनी हुई थी और सेल्सवुमन से अकड़कर कहा, हम ये ड्रेस ले लेंगे। सेल्सवुमन के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। दोनों ग्राहकों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना था, फिर भी यह साफ था कि लड़की ने ही पहले ड्रेस ट्राई की थी। आखिरकार पहले आओ पहले पाओ का नियम तो था ही। ये पोशाक सबसे पहले इस युवती ने चुनी थी। सोंग येरेन ने निर्दयी स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं है, मुझे ये चाहिए, और यदि आप इसे मुझे नहीं बेचते हैं तो क्या आपको विश्वास है कि मैं आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगी। सेल्सवुमन को अमीर घरों की इन घमंडी युवतियों से काम लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं थी। दरअसल अपनी रोजी रोटी के लिए वो उन्हीं पर निर्भर थी, इसलिए उसे बुरा नहीं मानना था। वह यूनिया से पूछने ही वाली थी कि क्या वो इसे खरीदना चाहेगी। अगर वो नहीं खरीदती तो सबके लिए खुशकिस्मती की बात होती, और अगर खरीदती भी तो सोच समझकर बात करने की कोशिश करनी थी, ताकि मिस सॉन को बुरा न लगे। उस पल जीडाई खुद को रोक नहीं पाए और डांटते हुए बोली, क्या तुम वाकई समझदार हो। हमने पहले ड्रेस देखी थी, और अगर हम उसे नहीं चाहते तभी तुम्हारी बारी आती है। आजकल के बच्चे वाकई असहनीय होते हैं, उनमें जरा भी शिष्टाचार नहीं होता। आंटी डाई, जो आमतौर पर धीरे और नरमी से बात करती थी, अब खुलेआम गालियां दे रही थी। 10 साल वाकई किसी इंसान को बदलने के लिए काफी होते हैं। सोंग येरेन ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए, तुम ही बिना शिष्टाचार वाली हो। तुम्हारे पूरे परिवार में शिष्टाचार का अभाव है। मुझे ये पसंद है और मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी। अपनी बेचारी दयनीय हालत को देखो, क्या तुम इसे बर्दाश्त भी कर सकती हो। यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। मामला बिगड़ता देख सेल्सवुमन चिंतित हो गई। कांग जिनशियान ने सोंग येरेन को धीरे से खींचा, येरेन चलो इसे भूल जाओ और कहीं और देखो। सेल्सवुमन ने कृतज्ञता से कांग जिनशियान को देखा। मिस कांग वाकई दयालु और नेक दिल थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लेडी यून उन्हें इतना पसंद करती थी। सोंग येरेन ने गुस्से में कहा। उसकी नजर उस युवा लड़की पर पड़ी और तभी उसकी नजर दूसरी लड़की की आंखों से टकरा गई जो उसकी ओर देख रही थी। गहरा और गहन, किसी पुराने कुएं की तरह, एक सौम्य मुस्कान के साथ लहराता हुआ। न जाने क्यों सोंग येरेन का दिल अनायास ही धड़कना बंद हो गया। तो ये सोंग येरेन थी जिसने भाईजान की बचपन की प्रेमिका होने का दावा किया था। वह वास्तव में सुंदर थी, लेकिन उसके स्वभाव के बारे में यूनिया की आंखें मुस्कुराहट से भर गईं। उसे वह युवक याद आया जिसने एक बार उससे दबंग लहजे में कहा था, जी यूनिया, हम बचपन के प्रेमी हैं और एक आदर्श जोड़ी हैं जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी ने एक दूसरे के लिए बनाया है। मेरे अलावा तुम किसके साथ रह सकती हो। वो नजर, जिनसे इनका दिल अचानक धड़कना बंद हो गया, मानो किसी अदृश्य जाल में फंस गया हो, जिससे उसकी सांसें कुछ थमसी गईं। उसके जहन में बरसों से दबाई हुई यादें कौंध गईं।
आजयान, ये पोशाक स्पष्ट रूप से आप पर सबसे अच्छी लग रही है। आप इसमें निश्चित रूप से शानदार दिखेंगी। कुछ लोगों के विपरीत जो सोचते हैं कि वे सिर्फ राजकुमारी की पोशाक पहनकर राजकुमारी बन सकते हैं। मुझे मत हंसाओ। इस अप्रत्यक्ष उपहास ने यूनिया को कोई खास भावुक नहीं किया। उसने अपनी सौम्य मुस्कान बनाए रखी, जिसमें कुलीनता और शालीनता का एक आभामंडल था, जिसने आक्रामक सोंग गिरेन और विनीत कांग जिनशियान को अभिभूत कर दिया और उन्हें शून्य में बदल दिया। यह अपने आप में एक चरम विडंबना थी। सेल्सवुमन ने मन ही मन मजाक किया, ये लड़की तुम दोनों से भी ज्यादा राजकुमारी जैसी लग रही है। इसकी शान शौकत, इसकी फिगर तो देखो। इसकी छोटी उंगली भी तुमसे कहीं ज्यादा शानदार है, और फिर भी तुम ऐसी बातें कहने की हिम्मत रखते हो। क्या तुम्हारा चेहरा दुखता नहीं? यूनिया धीरे से हंसी। एक सच्ची राजकुमारी को यह साबित करने के लिए पोशाक की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा क्या ये सम्राट के नए कपड़े नहीं हैं? इतना कहकर उसने उनके चेहरों की ओर नहीं देखा और ड्रेसिंग रूम में चली गई। सोंग यिरेन ने अपना सिर घुमाकर कांग जिनिक्सियन की ओर देखा। उसका क्या मतलब है? सेल्सवुमन ने चुपके से आंखें घुमाई। मिस सोंग का चेहरा तो सुंदर था, पर ज्यादा अक्ल नहीं। वो तुम्हारी मूर्खता और पाखंड पर व्यंग्य कर रही है, खुद को धोखा दे रही है, और तुम उसे समझ भी नहीं पा रहे हो। कांग जिनशियान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने फिटिंग रूम की तरफ देखा। उसकी आंखों में सोच की चमक थी। कुछ ही देर में यूनिया अपने असली कपड़े पहने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली और सेल्सवुमन को ड्रेस थमा दी। सोंग येरेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या बात है, तुम इसे खरीद नहीं सकती, है ना? चैनल तुम्हारे जैसे छोटे लोगों के बस की बात नहीं है। यूनिया ने एक बैंक कार्ड दिया और प्रसन्नतापूर्वक तथा विनम्रतापूर्वक कहा, कृपया इसे मेरे लिए लपेट दीजिए, धन्यवाद। सेल्सवुमन ने कार्ड देखा। उसकी काली सतह पर एक खिले हुए चपरासी का निशान था और किनारे सुनहरे थे, जिससे एक मामूली सी भव्यता झलक रही थी। दुनियादारी से भरी सेल्सवुमन ने तुरंत उसका मूल्य पहचान लिया और उसे दोनों हाथों से लेते हुए सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। अध्याय 137 095 भावुक किशोरी असली राजकुमारी _8। सोंग येरेन पहले तो ये देखकर हैरान हुई, फिर कुछ सोचने लगी। उसके होठों के कोने एक ठंडी मुस्कान में उठ गए। अपना चेहरा फुलाकर अमीर दिखने की कोशिश मत करो। जब वे बाद में आपको बताएंगे कि आपके कार्ड पर पर्याप्त राशि नहीं है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आपके पास अभी भी यहाँ रहने का साहस है। यूनिया ने अनसुना कर दिया। वह शांत थी जैसे उसने सुना ही न हो, जिससे सोंग येरेन एक जोकर की तरह उछलती हुई प्रतीत हुई। कांग जिनिक्सियन ने उसकी आस्तीन खींची। येरेन, बात करना बंद करो। वह सोंग येरेन जैसी नहीं थी, जो नासमझ लग रही थी। उसने बैंक कार्ड पहचान लिया। ये 5 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा कंट्री हुआ के साथ सहयोग की एक शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किया गया एक स्मारक संस्करण था, जिस पर कंट्री हुआ के राष्ट्रीय फूल पेओनी की तस्वीर छपी थी। यह एक सीमित संस्करण था। दुनिया भर में केवल 50 कार्ड जारी किए गए थे और इसका संग्रहणीय और मूल्यवान होना स्पष्ट था। अप्रत्याशित रूप से यह एक छोटी लड़की के हाथ में था, जो इसे एक साधारण बैंक कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रही थी। वह आखिर कौन थी? लड़की की ओर उसकी दृष्टि जटिलता से भरी हुई थी। कुलीनता और लालित्य सहज प्रतीत हो रहा था, मानो बिना कुछ कहे चुपचाप खड़े रहकर भी वह दूसरों को अपनी हीनता का गहरा एहसास करा रही थी। बहुत समय हो गया था जब उसने ऐसा महसूस किया था। उसकी आस्तीन के नीचे उसका हाथ कसकर मुट्ठी में बंध गया। बहुत समय हो गया था जब उसे इतनी अपमानजनक हीनता का एहसास हुआ था, मानो वह धूल हो। वे यादें, जो जानबूझकर उसके मन में गहरे तक दबा दी गई थीं, भयानक दुष्स्वप्नों की तरह अब ज्वार की तरह वापस आ गई थीं। कांग जिनिक्सियन के हल्के पीले और खोए हुए भाव को देखते हुए यूनिया के होंठ एक सौम्य मुस्कान में बदल गए, जिसने उसे एक रहस्यमय और शुद्ध सुंदरता प्रदान की। किसी को चोट पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है धीरे धीरे उसके उस आत्मविश्वास को तोड़ देना जिस पर उसे गर्व है, उसे चकनाचूर कर देना और उसे अपनी जिंदगी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देना। नीच लोग नीच ही रहते हैं, चाहे वे फीनिक्स के घोंसले में भी उड़ जाएं, वे अपनी नीचता नहीं छिपा सकते। और क्या वह फीनिक्स का घोंसला था? वह तो मुर्गी के घोंसले जैसा था। उसे सचमुच जीलानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस महिला ने उसे छोटी उम्र से ही कठोर प्रशिक्षण दिया था, उसे एक सबसे नेक महिला बनाने के इरादे से। वो शिष्टाचार और शिष्टता, कठोर शब्दों और तिरस्कार भरी नजरों के साथ उसकी हड्डियों और खून में गहराई तक समा गई थी। सेल्सवुमन जल्दी से पैक किए गए सामान और बैंक कार्ड के साथ यूनिया के पास लौटी और सम्मानपूर्वक उसे रसीद और एक पेन देते हुए कहा, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। यूनिया ने अपना अंग्रेजी नाम बड़े ही शानदार ढंग से लिखा। चिकनी और उत्तम बीपी अंग्रेजी फॉन्ट ने सेल्सवुमन को मंत्रमुग्ध कर दिया। जी डाई ने स्वाभाविक रूप से बैग ले लिया और खुशी से सोंग येरेन की ओर देखा, जो इतनी गुस्से में थी कि उसकी नाक लगभग टेढ़ी हो गई थी, और उसने जानबूझकर बैग को हिलाया। ये देखकर यूनिया को मजा आ गया। आंटी डाई धीरे धीरे बच्चों जैसी होती जा रही थी। हालांकि उसे आंटी डाई का ये रूप ज्यादा पसंद था, जीवन और जोश से भरपूर। चलो चलें। यूनिया ने बैंक कार्ड छुपा लिया और जाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही वह कांग जिनिक्सियन के पास से गुजरी, उसने उसकी तरफ देखा और एक दयालु मुस्कान के साथ कहा, इंदौर पुरुषों की देवी वास्तव में इस सम्मान के योग्य हैं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। ये कहकर उसने अपने होंठ मोड़ लिए और बिना पीछे देखे चली गई। जीडाई तेजी से दौड़कर उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कांग जिनिक्सियन ने पीछे मुड़कर उस लड़की की घटती हुई आकृति को देखा। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। वह मुस्कुराहट, वह आंखें अनजाने में परिचित थीं और अनजाने में उन्होंने उसमें भय पैदा कर दिया। अचानक उसके दिमाग में एक व्यक्ति की छवि उभरी और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बहुत पहले 10 साल पहले मर चुकी थी। ये कतई उसकी नहीं हो सकती। सोंग येरेन ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे उस महिला से दोबारा नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा मैं निश्चित रूप से उसके सफेद कमल वाले मुखौटे को उजागर कर दूंगा। अपना सिर घुमाकर उसने कांग जिनिक्सियन का भयावह रूप से पीला रंग देखा और चिंता व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकी। आजयान, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है?
काम जिनिक्सियन ने अपने होंठ भींच लिए। मुझे अचानक से अस्वस्थ महसूस हो रहा है और मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। येरेन, मुझे आज के लिए बहुत दुख है। वह सिर घुमाकर जल्दी से चली गई। सोंग येरेन मुंह बनाए बिना न रह सकी। क्या बात है? तुम ही तो शॉपिंग करने गई थी और यहाँ आकर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तुम इतनी नाजुक क्यों हो? हर दूसरे दिन बीमार क्यों हो जाती हो? उसने ये तो कहा, लेकिन फिर भी उसके पीछे दौड़ी। अध्याय 138 096 स्वप्न तितली हृदय का खिंचाव। युनशु द्वारा विशेष रूप से काम जिनिक्सियन को लेने के लिए भेजे गए ड्राइवर ने उसका पीला रंग देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक सका, मिस, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? काम जिनशियान कमजोरी से कुर्सी पर झुकी हुई थी, क्योंकि उसे हाल ही में कमजोरी महसूस हो रही थी, शायद आराम की कमी की वजह से। अपनी अच्छी छवि बनाए रखने के लिए उसने अपना लगभग सारा खाली समय पढ़ाई में लगा दिया, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं था। उसके ग्रेड औसत से ऊपर ही माने जाते थे, उत्कृष्टता से थोड़ा कम। वह खुद को चालाक समझती थी और सालों से उसने युनशु और युनशेन को खुश करने की हर संभव कोशिश की थी। फिर भी पढ़ाई के लिए उसकी चालाकी काफी नहीं थी। कभी कभी वह पूरी तरह निराश हो जाती थी कि भगवान ने उसे न तो सुंदर चेहरा दिया है, न ही अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि और न ही एक तेज दिमाग। यदि उसने एक आज्ञाकारी और पुत्रवत पुत्री की छवि गढ़कर अपना रास्ता न बनाया होता तो शायद वह किसी की नजर में नहीं आती। आज उसके पास जो कुछ भी था वह बड़ी मुश्किल से हासिल कर पाई थी, प्रतिष्ठा, रुतबा, दौलत। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वह उसे मजबूती से थामे रखने की ठान चुकी थी। घर लौटने पर जब युनशु को बैठक कक्ष में नहीं पाया तो उसने नौकरानी आह्वान से पूछा, माँ कहाँ है? मैडम पीछे वाले बगीचे में है। बगीचा रंगों से जगमगा रहा था। फूलों के बीच तितलियां नाच रही थीं, हवा में क्रैब एप्पल के बड़े बड़े फूल खिल रहे थे। युनशु झुकी हुई थी और अपनी प्यारी मेकिरिन की शान से देखभाल कर रही थी। मेकिरिन प्रसिद्ध 8 महान ऑर्किडों में से एकमात्र विदेशी फूल था, जिसके पतले फिर भी मजबूत हरे डंठल थे। अनगिनत पन्ने जैसी पंखुड़ियां, पीले रंग के पुनकेसर और गहरे लाल रंग के स्त्रीकेसर एक अद्भुत विपरीतता पैदा करते थे। पंखुड़ियों और पुनकेसर का ऊपरी भाग क्रम में व्यवस्थित था और इसके पत्ते लंबे और सीधे थे, जो हवा में अपनी सुंदरता दिखाते हुए एक अद्भुत आत्मा का प्रतीक थे। कदमों की आहट सुनकर युनशु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वापस आ गए। सैर कैसी रही? काम जिनिक्सियन उसके पास आए। उसने अपना हाथ उसके हाथ में लपेट लिया और अपना गाल युनशु के हाथ पर रगड़ दिया और एक छोटी लड़की की तरह छेड़खानी करने लगी। युनशु हमेशा से ही इस हरकत का शौकीन रहा है। वह उसके हाथ पर थपथपाता और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता और धीरे से पूछता, क्या हुआ? तुम दुखी लग रही हो। मैंने आज किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो बिल्कुल मेरे किसी परिचित जैसा दिखता था, काम जिनिक्सियन ने उदास होकर कहा। युनशु ने सहजता से पूछा था, कौन? हो सकता है कि कई सालों बाद तुमने किसी को गलत समझ लिया हो। ये युनया है, भाई की बेटी। बचपन में वह बहुत होशियार और प्यारी थी। मैंने उसे 10 साल से नहीं देखा। मुझे आश्चर्य है कि वह इतने सालों से विदेश में कैसे रह रही है। उन शब्दों पर उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि युनशु कठोर हो गया। उसे यकीन था कि उसने सालों पहले उस भोज में युशेन और युशु को जीयुना से निपटने के तरीके पर चर्चा करते हुए सुना था। युशु निर्दयी था और उस रात के बाद जीयुना सचमुच गायब हो गई। युशु ने सबके सामने घोषणा की कि जीयुना अपहरण के सदमे में है और उसे इलाज के लिए विदेश भेजा गया है, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि जीयुना की मृत्यु सालों पहले हो चुकी थी और युशु केवल मीडिया के दबाव में उसकी मौत की खबर को दबा रही थी। इसलिए वह व्यक्ति जीयुना तो हो ही नहीं सकता। वह जरूर कुछ कल्पना कर रही होगा ही। ओह, तो फिर आप किसी और को गलत समझ रहे होंगे। युनिया विदेश में स्वास्थ्य लाभ कर रही है। अपनी मां की तरह उसे भी कुछ मानसिक समस्याएं हैं। उसकी सुरक्षा के लिए बेहतर है कि वह विदेश में ही रहे। युनशु की कोमल आवाज में ठंडक का एक हल्का सा एहसास था, मानो पतझड़ के दिन दिल में ठंडी हवा का झोंका चल रहा हो। काम जिनशियान ने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर झुकाया। वह बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली लग रही थी। उसके स्वर में दया का भाव था। बहन युनिया बहुत दयनीय है। मैं आशा करती हूँ कि ईश्वर उसे शांति प्रदान करे। वह धन या सम्मान की चाह न रखे, बल्कि एक सहज शांति और खुशी का जीवन जिए। युनशु ने उसकी पीठ थपथपाई। आजियान का हृदय दयालु है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस शाम युनशेन के लौटने पर काम जिनिक्सियन ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और स्वाभाविक रूप से उनका कोट ले लिया। भाई, खाना तैयार है। रोशनी के नीचे अपनी बड़ी, स्पष्ट, पानी भरी आंखों से कोमल और आज्ञाकारी लड़की को देखते हुए युनशेन मुस्कुराए और अपने मुलायम, छोटे बालों को सहलाते हुए बोली, अच्छा। काम जिनिक्सियन को अपने दिल में एक मिठास महसूस हुई जो शहद के स्वाद के समान थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर पड़ा हाथ एक झुलसा देने वाली गर्मी से जल रहा हो, उसके दिल को झुलसा रहा हो। उसने युनशेन की पीछे हत्ती पीठ देखी और एक दिवा स्वप्न में खो गई। 10 सालों ने उस पर कोई असर नहीं छोड़ा था। वह अब भी उतना ही सुंदर और अलग थलग था जितना उसने उसे पहली बार देखा था। अगर कोई बदलाव आया था तो वह ये कि वह ज्यादा स्थिर, ज्यादा परिपक्व हो गया था। उसके द्वारा की गई हर गतिविधि उसे गहराई से आकर्षित करती थी और अंततः वह अपनी बहन की एक तरफा प्यार की भावनाओं को गहराई से समझ पाए। रात में काम जिनिक्सियन करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन उस लड़की की छवि में उलझा हुआ था। वह चेहरा युवाजी युनिया के चेहरे के साथ मेल खा रहा था। अध्याय 139 096 स्वप्न तितली हृदय का खिंचाव 2। उसने अपने कपड़े पहने और खिड़की की ओर चली गई, जहां चांदनी में उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी, जिसके बीच बीच में तारों की रोशनी भी बिखरी हुई थी। उसका दिल धड़क उठा और वह मुड़ी और बाहर चली गई। गहरी रात की शांति में उसके कदम बिल्ली के पंजों की तरह उसके दिल पर धीरे से खरोंच रहे थे। भैया, इतनी रात हो गई है, आप सो क्यों नहीं रहे? लड़की ने धीरे से पूछा। सिगरेट का बट हाथ में फेंककर वह आदमी फूलों की जाली से टिक गया, आंखें मूंदकर मानो किसी विचार में खोया हुआ हो। साफ चांदनी में उसका सुंदर रूप और भी आकर्षक और गहरा लग रहा था, जो एक ठंडी और एकाकी आभा बिखेर रहा था।
कांग जिनिक्सियन का दिल धड़क उठा। 10 साल पहले उस भोज में बाई रान को चाकू मार दिया गया था और बच्चा लगभग खो गया था। 1 महीने से ज्यादा अस्पताल में रहने के बाद छुट्टी मिलने पर वह अपने कपड़े पैक करने के लिए यून परिवार के पास लौट आई। फिर बाई परिवार के पास वापस चली गई और बच्चे के जन्म से ठीक पहले तक नजरों से ओझल रही। युनशेन और युनशू ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसका अस्तित्व ही न रहा हो। इस तरह 1 साल बीतने के बाद बाईरान बच्चे को गोद में लेकर वापस आए और दावा किया कि बच्चा युनशेन का है और वह उसकी असली विवाहित पत्नी है, जिसे कोई भी जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, यह उलझन सालों तक चलती रही। हालांकि बच्चा जन्म से ही समय से पहले और कमजोर था और उसे समय से पहले मौत से बचाने के लिए सावधानीपूर्वक देखभाल की जरूरत थी। इस दौरान बाईरान दिन ब दिन एक दूसरे के करीब रही, जबकि दोनों अलग अलग कुओं के पानी की तरह थे। उनकी शादी बस नाम की थी। पिछले कुछ दिनों में बाईरान बच्चे को बाई परिवार से मिलने ले गई थी, जिसके कारण घर में इतनी शांति थी। हालांकि बाईरान युनशेन की पत्नी थी, फिर भी युनशेन को उससे कोई लगाव नहीं था। इस महिला के प्रति तिरस्कार के बावजूद उसे ईर्ष्या नहीं थी, लेकिन औपचारिक उपाधि के बिना भी उसकी बहन ही इन वर्षों में युनशेन के साथ रहने वाली एकमात्र महिला थी। उससे मिलने के बहाने उसकी बहन कभी कभी यून परिवार के यहाँ रात बिताती थी। अगर बाईरान घर पर होती तब भी वह बेधड़क युनशेन के साथ आ जा सकती थी। रात में जब वे प्रेम प्रसंग करते तब भी बाईरान अनसुना करने का नाटक करती और अपने काम में लग जाती, और जब भी वे मिलते कांग जिनसे का गर्मजोशी से स्वागत करती। उसकी बहन हाल ही में क्रू के साथ फिल्मांकन में व्यस्त थी और उसके पास युनशेन के साथ जाने का समय नहीं था। तो क्या वह उसकी बहन के बारे में सोच रहा था? ये सोचकर कांग जिनशियान का दिल अचानक दुखने लगा। वह उसकी प्रोफाइल को लगभग जुनूनी नजरों से देखती रही और अनजाने में उसके करीब पहुंच गई। भैया, लड़की की धीमी आवाज में किसी छोटे जीव जैसी हताशा भरी घबराहट थी। आदमी ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और मुड़कर उसकी तरफ देखा। चांदनी उसके चेहरे पर बिखर रही थी, जिससे उसका नाजुक चेहरा और कोमल स्वभाव और भी निखर रहा था। उसके पतले कंधे और भी दयनीय लग रहे थे। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम इतने कम कपड़े पहनकर क्यों आए हो? वापस जाओ। कांग जिनिक्सियन को अचानक एक आवेग महसूस हुआ। वह उसकी दया के एक टुकड़े के लिए आग और तलवार से गुजरने को तैयार थी। उस आदमी ने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। उसकी नाक में सिगरेट की गंध भर गई, जिससे उसका दिल और जोर से धड़कने लगा, मानो उसके नियंत्रण से बाहर किसी भी पल उसकी छाती से बाहर निकल आने को तैयार। वह अचानक उसकी बाहों में गिर पड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। भैया। वह आदमी एक क्षण के लिए अकड़ गया, फिर उसका शरीर अकड़ गया। जो बहन तुम्हें देती है वह मैं भी दे सकती हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और यह कहने के लिए पूरी हिम्मत जुटाई। उसने उस आदमी की आंखों को एक पल में काला होते नहीं देखा, मानो किसी की आत्मा में भंवर खींच रहे हों। रात की हवा चुपचाप गुजर गई। दूर से कीड़ों और मेंढकों की चहचहाहट ने अचानक दिल को शांत कर दिया। एक चौड़ी हथेली उसके कंधे पर टिकी हुई थी, जो इतनी कमजोर थी कि ऐसा लग रहा था कि हल्के से दबाने पर वह टूट जाएगी। बहुत देर हो गई है, वापस सो जाओ। उस आदमी की ठंडी आवाज उसके कानों के पास आए, रात की ठंडी हवा से स्पर्शित होकर, और यद्यपि यह उसके कानों तक पहुंची, यह 1000 पाउंड के पत्थर के समान भारी महसूस हुई। बाईरान भी उस रात सो नहीं पाए। अपने बेटे का शांत चेहरा देखकर उसने गहरी सांस ली। एयर का जन्म समय से पहले हुआ था। वह शुरू से ही कमजोर थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उसे 3 साल की उम्र तक बहुत सावधानी से देखभाल की जरूरत है। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वह दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जल्दी मर सकता है। इस वजह से शुरुआती कुछ सालों में उसने रात में शायद ही कभी अपनी आंखें बंद की थीं और जरा सी भी गड़बड़ी होने पर तुरंत जाग जाती थी। अब 9 साल की बच्ची सबसे खतरनाक दौर से गुजर चुकी थी, फिर भी वह लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बच्चे के चेहरे को देखते हुए, जो उस आदमी के चेहरे से अधिकाधिक मिलता जुलता होता जा रहा था, उसके हृदय में एक खास जगह दर्द से खींचती हुई प्रतीत हुई। तभी मेज पर रखा उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। अपने बेटे को जगाने की चिंता में उसने फोन उठाया और कॉलर आईडी देखे बिना ही फोन उठा लिया। हेलो, मैं बाईरान बोल रही हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कौन बोल रहा है? कोई कुछ नहीं बोला। बाईरान ने स्क्रीन की तरफ देखा। एक अनजान नंबर। अध्याय 140 096 स्वप्न तितली हृदय का आकर्षण _3। उसे लगा कि उसने गलत नंबर डायल कर दिया है और वह फोन रखने ही वाली थी कि अचानक दूसरी तरफ से एक मधुर आवाज आई, जिसमें कोमलता और हंसी का भाव था। चाची बाई, मुझे विश्वास है कि आप ठीक होंगी। बाईरान दंग रह गई। तुम? चाची बाई वाकई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो चीजें आसानी से भूल जाती हैं। मुझे इस तरह भूल जाना, ये सचमुच दिल तोड़ने वाला है। स्वर में हल्की सी शिकायत थी, फिर भी न जाने क्यों इससे बाईरान को अचानक ठंड लग गई। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या आप यूनिया हैं? आखिरकार चाची बाई को याद आ गया, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। बाईरान ने अचानक अविश्वास में अपना मुंह ढक लिया। हे भगवान, ये वास्तव में यूनिया था। हालांकि युनशू ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि दोनों भाई बहन विदेश में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, बाईरान को शक था कि युनशू ने बहुत पहले ही उनके साथ ऐसा किया होगा। उसने ये भी सोचा कि कई सालों पहले की चाकूबाजी युनशू की कोई चालाकी भरी चाल तो नहीं थी। एक ही तीर से 2 शिकार करने का एक तरीका, उससे छुटकारा पाना और यूनिया का ध्यान रखना। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को वह मरा हुआ समझ रही थी, वह एक दिन अचानक उसे फोन करेगा। रात की खामोश गहराइयों में अचानक उसके पैरों के तलवों से ठंडक उठी। अगली सुबह बाई परिवार की नाश्ते की मेज पर बाईरान भारी विचारों में डूबी हुई लग रही थी। गूढ़चुनरों ने उसे एक नजर देखा। उसकी आंखों में जलन झलक रही थी। उसकी यह नंद, जो बाहर अक्सर रहती थी, दिन भर घर में ही घूमती रहती थी और खुद को लेडी यून कहती थी। लेकिन अगर आप जियांगजू में पूछेंगे तो कौन नहीं जानता होगा कि उसकी पत्नी होने की भूमिका सिर्फ दिखावे के लिए थी।
और उस नाजायज बच्चे जिसका युनशेन से कोई लेना देना नहीं था, उसके सिर पर हरी टोपी को लेकर युनशेन की पीठ पीछे कितने लोग हंस रहे थे। इस बाईरान ने तो बाई परिवार का चेहरा ही उड़ा दिया था। श्याम शियांग की उम्र खिलती हुई खूबसूरती की थी और ऐसी बदनाम चाची के साथ उसकी शादी एक इज्जतदार परिवार में कैसे हो सकती थी। दूसरे लोग उसे कैसे देखते, बाई परिवार को कैसे देखते। चाहे गू चुनरों को बाईरैन से कितनी भी नाराजगी क्यों न हो, बाईरैन ने कुछ न देखने का नाटक किया और ईमानदारी से शी एर को उसका भोजन खिलाया। चाची, क्या आप आज रात यून परिवार के भोज में शामिल नहीं होंगी? बाई जियांग ने अचानक पूछा। बाईरान ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ। बाई शियांग शियांग तुरंत खुश हो गई। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो आंटी, मुझे अपना क्षितिज विस्तृत करने दो प्लीज। यून परिवार ने इस भोज के लिए बाई परिवार को निमंत्रण नहीं भेजा था, जिससे साफ जाहिर था कि वे उससे नाता तोड़ना चाहते थे। यून परिवार की सुरक्षा के बिना बाई परिवार संघर्ष कर रहा था, अधमरा सा। नतीजतन बाईरान के प्रति गू चुनरों का असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। गू चुनरों ने कहा, रानरान, अगर तुम न होती तो हमारे बाई परिवार को यून परिवार द्वारा कैसे बाहर रखा जा सकता था। हम अन्यायपूर्ण दुर्भाग्य झेल रहे हैं। ये देखते हुए कि जियांग जाना कितना चाहती है, तुम उसे ले जा सकती हो। वह वास्तव में ये सोच रही थी कि इतने सारे प्रभावशाली लोगों के भोज में शामिल होने से उसकी खूबसूरत श्याम शियांग को शायद कोई अमीर प्रेमी मिल जाएगा, जिससे संभवतः उनका परिवार बच जाएगा। बाईरान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। अब तैयारी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। गू चुनरोंग ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, भोज से पहले सब कुछ तैयार हो जाएगा। इस बातचीत के बाद बाईरान केवल असहाय भाव से सिर हिला सकी। ठीक है तो। उसकी ठंडी निगाहें बाई श्याम शियांग पर पड़ी और उसने चेतावनी दी, मैं पहले ही भद्दी बातें कह दूंगी। आज रात कई महत्वपूर्ण लोग वहां होंगे और तुम्हें अपने शब्दों और कार्यों में सावधानी बरतनी होगी, वरना अगर तुमने कोई परेशानी खड़ी की तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। बाई श्याम शियांग ने मन ही मन सोचा कि यह तो बर्तन द्वारा केतली को काला कहने जैसा मामला है, लेकिन उसने बनावटी मासूमियत के साथ जवाब दिया, मैं समझती हूँ चाची। नियॉन लाइटों और शोरगुल भरे मनोरंजन के बीच, जहां पुरुषों को अपना स्वर्ग और महिलाओं को अपना पतन मिला, वीआईपी कमरे में निंग जिजिन ने अपने सामने वाले आदमी को लात मारी। उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। तुमने क्या कहा? हमने उसे खो दिया। तुम तो अपनी जान भी गंवा सकते थे, बेकार चीज। वह आदमी तुरंत उठ खड़ा हुआ, घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर नीचे झुका लिया। वे लोग बहुत चालाक थे। मैं एक पल के लिए लापरवाह हो गया था। मैं मास्टर निंग से विनती करता हूं कि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक और मौका दें। मैं उनकी मान जरूर ढूंढ लूंगा। तुम्हें लगता है कि अगली बार ऐसा होगा? निंगजिकी ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसके होठों पर एक मुस्कान थी जिससे पता चलता था कि वह एक प्लेबॉय है। बहन, बहुत गर्मी है और फिर भी तुम अपना आपा खो रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जीजाजी तुम्हें शेरनी कहते हैं। टीएस देखो तुमने इस बेचारे को कितना डरा दिया। निंग जिजिन ने उसे तिरछी नजर से देखा। कुत्ता हाथी दांत नहीं उगल सकता। अगर और कुछ नहीं है तो चले जाओ। निंगजिकी ने अपने होंठ सिकोड़े सोफे पर बैठ गया। अभी भी उस आदमी के लिए परेशान हो, है ना? लेकिन ये समझ में आता है, इतने बड़े नुकसान के बाद बदला न लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। बात बस इतनी है कि 10 साल बाद भी आपको उसका ठिकाना नहीं मिला है। शायद अब समय आ गया है कि कोई और मास्टर निंग की उपाधि ले ले। 10 सालों में उस व्यक्ति ने निंग जिजिन से बहुत सारा इलाका छीन लिया था, फिर भी वह एक बार भी उसकी मान नहीं ढूंढ पाए। जिन लोगों को उसने बाहर भेजा वे या तो अपमानित होकर लौटे या उनके हाथ पैर टूट गए। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।